प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 13 प्रायिकता के अंदर सह प्रतिबंध प्रायिकता। प्रायिकता की कुछ जानकारी अपन पहले ले चुके थे। कक्षा 12 जहां से चालू होती है वो है सह प्रतिबंध प्रायिकता। अब सह प्रतिबंध प्रायिकता समझने के लिए अपने को पहले प्रायिकता का योग नियम और गुणन नियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखें साहब, प्रायिकता का अपन पहले योग नियम बात करते हैं। प्रायिकता का योग नियम है ना, ये क्या है साहब? योग नियम। यहां पर दो स्थितियां आएंगी साहब। पहली स्थिति, जब दो घटनाएं जो हैं वो परस्पर अपवर्जी हों। जब दो घटनाएं कैसी हों? परस्पर अपवर्जी हों। नंबर एक, पहली स्थिति, जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों। परस्पर अपवर्जी हों। अब ये तो आपको याद है ना कि अपवर्जी घटनाएं कल अपन ने बताया था। ऐसी घटनाएं जो एक घटना घटित होकर अन्य घटना को घटित होने से रोक दे। क्या कर दे? रोक दे। ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं? परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। असंयुक्त घटनाएं भी कहते हैं इसको। यहां पर क्या है, योग नियम ये बताता है कि अगर दो घटनाएं ए बी, तो उनमें से एक के घटित होने की प्रायिकता या दोनों के घटित होने की प्रायिकता ये ए प्लस बी, ये बराबर होता है पी ए प्लस पी बी, ऐसे करके। ठीक है, इसको कहते हैं योग नियम के ए और बी में से एक घटना के, कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? पी ए प्लस पी बी। जबकि घटनाएं ए और बी क्या है? परस्पर अपवर्जी हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साहब, या फिर पी ए यूनियन बी, ये आ गया। इसका मतलब क्या होता है? पी ए प्लस पी बी, ये हो गया साहब। ये है अपने पास में योग नियम। ये कब है? जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों। जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों। फिर साहब दूसरी स्थिति क्या है साहब? दूसरी स्थिति है कि जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी ना हो। परस्पर अपवर्जी ना हो, यानी कि दोनों घटनाएं जो है घटित हो सकती हो। एक घटना घटित होने को कर दूसरी घटना को घटित होने से नहीं रोके। यानी कि एक घटना का घटित होना दूसरी घटना के घटित होने पर कोई प्रभाव नहीं डाले। दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो सकती हैं। दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हों तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं अपन? कि ये अपवर्जी नहीं है। ठीक है, अब उसमें योग नियम कैसे काम करेगा? यहां पर आएगा पी ए प्लस बी। ए और बी में से कम एक घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वो होगी अपने पास में पी ए प्लस पी बी, और इसमें से जो उभयनिष्ठ है यानी कि पी ए गुणा बी, इसको घटा दो। ठीक है, ये है अपने पास में, ये है घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, ये है घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, ये है ए और बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता। इसको माइनस कर दो, या फिर इसको अगर लक्षण से लिखें तो ए संग बी, ये क्या है? यूनियन संग भी बोलते हैं इसको। ए यूनियन बी, ये बराबर होगा किसके? पी ए प्लस पी बी, और माइनस कर दो साहब किसको? पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां पर ये जो यूनियन यानी कि संघ का चिन्ह है, ये क्या कहलाता है? प्लस का। ये काय को बताता है? योग को। और ये जो है इंटरसेक्शन यानी कि अंतर्विष्ट, इसका जो चिन्ह है ये क्या है? ये किसको बताता है? गुणा को। तो यहां पर ये हो गया अपने पास में योग नियम। जब परस्पर अपवर्जी हो तो ये माइनस नहीं होता है, और जब परस्पर अपवर्जी ना हो तो इसको माइनस कर देते हैं। ये क्या था? प्रायिकता का योग नियम। ठीक, अब आते हैं अपन प्रायिकता के गुणन नियम पर। अब बात करते हैं अपन प्रायिकता के
प्रायिकता के गुणन नियम की, प्रायिकता के गुणन नियम की, गुणन नियम यह है। यहां पर घटना ए और बी दोनों घटित हो रही हैं। घटना ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहां पर घटना ए मान लो पहले घटित हो गई कि साहब घटना ए घटित हो गई। अब घटना ए के घटित होने के बाद में घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, तो ये आ गई अपने पास में बी के घटित होने की प्रायिकता। इसको कहते हैं अपन सह प्रतिबंध प्रायिकता। ये क्या है? घटना बी के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना ए घटित हो चुकी है, जबकि घटना ए घटित हो चुकी है। अगर इसको लक्षण से लिखना चाहें तो यहां पर इसको ऐसे लिखेंगे साहब कि पी ए अंतर्वेश बी और साहब पी ए और पी, ये आ गया बी बटा ए, ये हो गया। अब यहां पर घटना बी के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो जबकि घटना ए घटित हो चुकी हो, तो इसका इस्तेमाल अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि घटना बी के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना ए घटित हो चुकी है। तो ये कैसे निकलेगी साहब? ये ऐसे निकलेगी कि पी ए इंटरसेक्शन बी और भाग लगा दो किसके? घटना ए के घटित होने से। ये है साहब पहली चीज। दूसरी बात ऐसा भी हो सकता है कि साहब ए और बी के घटित होने की प्रायिकता बताओ जबकि घटना बी घटित हो चुकी है। अब घटना ए के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? ये रही साहब, ये जो है ये सह प्रतिबंध प्रायिकता है। इसको कैसे पढ़ेंगे? घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी है। इसको अगर इस रूप में लिखना चाहो तो ये है साहब, और साहब पी बी, ये आ गया अपने पास में पी ए बटे बी। यहां से अगर अपने को इस सह प्रतिबंध प्रायिकता का मान निकालना हो, अर्थात घटना ए की प्रायिकता निकालनी हो जबकि घटना बी घटित हो चुकी हो, तो अपन कैसे निकालेंगे बेटा? देखो आप, पी ए इंटरसेक्शन बी और भैया पी बी का भाग लगा। अब 13.1 जो है अपन इन पहले योग नियम से और गुणन नियम से, इन दो नियम से सरल करके देखते हैं। ठीक है, अपन क्या काम करेंगे? जो प्रश्नावली 13.1 उससे पहले जो जो चीज की जरूरत है वो सब ये रही साहब। ठीक है, अब देखें कैसे हल करते हैं इसके प्रश्नों को। देखिए आप, बड़ा मजा आएगा साहब। ये दे रखा है साहब, है ना, प्रश्नावली के ही सवाल है। ये कहा जा रहा है कि ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी में से कम ए के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि ये दे रखा है ना। तो आ जाओ साहब मैदान में। हल पहले बात करें साहब, क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है मेरे लाल? यह दिया है कि 2p ए घटना ए के घटित होने की प्रायिकता का दुगना बराबर है घटना बी के घटित होने की प्रायिकता। ठीक है, और ये बराबर है किसके? 5/13 के। और क्या दे रखा है साहब? और दे रखा है घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी है। अच्छा, निकालना क्या है साहब? निकालना है यहाँ पर पी ए यूनियन बी, ये याद करना है साहब। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर 2pa बराबर कितना है? 5/13। तो अगर मैं खाली प्रायिकता ए के घटित होने की निकालूं तो क्या हो जाएगा बेटा? 5/26, ये आ गया। ठीक है, ये 2 इधर आ गया साहब। फिर साहब बी की बात करें तो पी बी जो है वो तो दे रखा है 5/13। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा, देखो आप, चूंकि क्या होता है साहब कि पी ए
इंटरसेक्शन बी, ये निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि भैया ए बटा बी दे रखा है। ए घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है, जबकि घटना बी घटित हो चुकी है। तो यहां पर पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां पर क्या काम कर रहे हैं कि साहब घटना बी को घटित कर दो, और साहब घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, जबकि घटना बी घटित हो चुकी है। तो यहां पर देखिए इसका मान क्या आएगा साहब, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ये है अपने पास में 2/5। ओ माय गॉड, यहाँ 2/5, ये है 2/5, है ना। घटना बी के घटित, हाँ भाई, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता कितनी है? 5/13। यह आ गया साहब। अच्छा, यहां पर देखिए घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, जबकि घटना बी घटित हो चुकी है, वो कितनी है बेटा? 2/5। यह आ गया। सरल करो तो कितना आ गया अपने पास में? 2/13। ये अपने पास में ए और बी के एक साथ घटित होने की प्रायिकता आ गई। लेकिन अपने को निकालना क्या है? ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी का योग निकालना है। देखो आप यहां पर याद है अपने को, चूंकि पी ए यूनियन बी क्या होता है बेटा? ये घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये है सब। यहां पर सबके मान रख दो। हाँ भैया, घटना ए के घटित होने का मान कितना है? तो यहां पर देखें जरा, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता है 5/26, बी के घटित होने की प्रायिकता है 5/13। हाँ भाई, अब अपने को ए ये निकालना है। देखो आप, ए यूनियन बी, है ना, ये निकालना, यानी कि ए और बी में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। तो यहां देखें अपन, पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। अब इन सब के मान अपने को पता है कैसे। यहां पर देखो आप, पी ये तो निकालना है, पी ए यानी कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, ये कितनी है बेटा? 5/26, प्लस ये कितनी है घटना बी के घटित होने की? 5/13, और ये अपन ने निकाला 2/13। सही है, सरल कर लो भैया। यहां पर अपने पास में एलसीएम तो कितना आ रहा है? 26, ये आ गया 5 प्लस 10 और माइनस 4, 15 में से 4 गए तो ये आ गया 11/26। ये है अपने पास में घटना ए और बी के घटित होने के योग की प्रायिकता, यानी कि कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? 11/26। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, एक और प्रश्न देखते हैं। यहां देखिए आप, यहां 3 बातें याद करनी है अपने को कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है, और ए और बी के योग के, यानी कि कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी है। ये याद करना है साहब, आसान सा काम है। हल देखिए आप, हल सबसे पहले अपन बात करते हैं, दिया है क्या? दिया है बेटा, घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, यह है 6/11। फिर घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, यह है 5/11, है ना, 5/11। फिर है अपने पास में पी ए यूनियन बी, ये भी दे रखा है, ये कितनी है? 7/11। अब सबसे पहले तो मेरे को ये चाहिए नंबर 1, है ना, नंबर 1 चाहिए। तो इसके लिए अपने को याद है कि चूंकि पी ए और यूनियन का मतलब संघ, है ना, योग, ए यूनियन बी बराबर होता है घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, घटना बी के घटित होने की प्रायिकता, और माइनस
ए और बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता, ये आ गया। अब इनके मान रख दो, क्योंकि ये मान निकाला आपने को। तो ये कितना है बेटा, ये है 7/11। ये कितना है बेटा, 6/11, फिर प्लस 5/11 और माइनस पी ए और यूनियन बी, सॉरी इंटरसेक्शन बी। तो यहां से देखो आप, ये 11/11 कितना हो गया, 1। तो यहां पर पी ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि घटना ए और बी के घटित होने की प्रायिकता, तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस 7/11। तो ये आ गया अपने पास में ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो गया, 4/11। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे में क्या करा है कि अपने को कह रहा है ए के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि घटना बी घटित हो चुकी है। घटना ए के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि घटना बी घटित हो चुकी है। ये सह प्रतिबंध प्रायिकता की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखें अपन, हाँ भाई, दूसरे में क्या दे रखा है कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जबकि घटना बी घटित हो चुकी है। तो अपने को पता है कि चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी, ये पी बी और माइनस पी ए बटा बी, ये सूत्र होता है साहब, गुणन नियम है अपने पास में, प्रायिकता का गुणन नियम ये है। अब इसमें अपने को इसका मान पता है, इसका मान पता है, ये निकालना है, बड़ा आसान सा काम है। तो इसका मान अभी निकाला था, कितना आया था बेटा, ये था अपने पास में 4/11 और साहब ये थे 6/11 और 5/11। तो देखें जरा, ये आया अपने पास में 4/11 बराबर, इसका मान कितना था जरा देखो, 5/11, यह आ गया 5/11 और पी, ये घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी है। यहां से अगर अपन बात करें तो पी ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी ए बटे बी, यानी कि घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना बी घटित हो चुकी है, इसको कह रहे हैं अपन सह प्रतिबंध प्रायिकता। इसका मान निकालना है तो इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ 11 से 11 कट गया, क्या आ गया, 4/5, ये हो गया साहब। ये इसका दूसरा हल भी हो गया। अब तीसरे की बात करो, तीसरे में क्या है साहब कि ये निकालना है पी, ये है ना, इसका मान निकालना है, तो इसी सूत्र का इस्तेमाल करो, पी ए इंटरसेक्शन बी। अब घटना ए घटित हो चुकी है और घटना बी के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना ए घटित हो चुकी हो, तो इसका मान है 4/11 और इसका मान है 6/11 और पी बी बटा ए। तो ये आ गया अपने पास में घटना बी के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना ए घटित हो चुकी हो। 11 से 11 कट गया, 4/6 और 4/6 को क्या लिख सकते हैं, 2/3। ये आ गया सब आंसर इसका। कितना आसान काम था, ठीक है, कठिन नहीं है सवाल, लेकिन कम कम करके चलें। पहले अपन ने 2 सूत्र याद करें तो अपन पूरी 13.1 कर लेंगे साहब। सह प्रतिबंध प्रायिकता के बारे में बात कर रहे हैं और किसी के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं ना। बस ये संकेत याद होने चाहिए कि ये क्या है, ये क्या है, पी बी क्या है, ये क्या है, ये सब याद होने चाहिए, है ना। उसके बाद तो लंबी लंबी दे सकते हैं अपन। और देखो आप, अब इस प्रश्न में देखिए आप, है ना, यहाँ से थोड़ा सा दिमाग चालू हो जाएगा अपना कि एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है तो अपने को पी ई बटा एफ ज्ञात करना है, यानी कि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है जबकि घटना एफ घटित हो चुकी हो। ठीक है, ये 3 प्रश्न अलग अलग, यहाँ पर घटना ई और घटना एफ के बारे में बताया गया। सबसे पहला काम क्या करें अपन, यहाँ पर देखो आप हल, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया
तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल अवसर कितने हो सकते हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं, है ना। तो यहाँ पर एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल अवसर इसकी बात करें साहब, तो कुल अवसर कितने एस बता लेते हैं अपन, है ना। ये है अपने पास में, देखो आप, हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर साहब टेल टेल हेड, और टेल हेड टेल, और हेड टेल टेल, और टेल टेल टेल, ये हो गया साहब। अब यहाँ देखो आप कितने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर कुल अवसर कितने हैं बेटा 8, यहाँ लिख दो बराबर 8, ये कुल अवसर है। ठीक, अब पहले से चालू करते हैं अपन, यहाँ पर अपने को ई और एफ के बारे में बताना होगा। तो देखो आप ई है ना, घटना ई पहले की बात कर रहे हैं अपन, है ना, ये पहला प्रश्न, घटना ई, तीसरी उछाल पर चित, ठीक है, चित मतलब क्या आएगा अपने पास में, चितपट कर रहे हैं साहब अपन तो, है ना। ये देखिए आप, इस प्रश्न में क्या दे रखा है अपने को, बड़ा मजेदार प्रश्न है, दिमाग लगेगा आपका थोड़ा सा। एक सिक्के को 3 बार उछला गया है, तो घटना ए के घटित होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रतिबंध क्या है कि घटना एफ घटित हो चुकी हो, तो अपने को ये बताना है जबकि घटना ए और एफ के बारे में जानकारी दे रखी है। 3 प्रश्न है इसमें ई और एफ को लेके, बारी बारी से अपन तीनों को हल करते हैं। आ जाओ साहब मैदान में, हल। सबसे पहले क्या काम करें कि एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कुल अवसर ये कितने हैं साहब, इसके बारे में बातचीत करें, है ना। एस लिख देते हैं बराबर, ये है अपने पास में हेड हेड हेड, हेड यहां पर कहा गया है किसको, चित्त को, ठीक है, और पट को कहा जाता है टेल। ये बात याद रखनी है अपने को, है ना। चित्त को क्या कहते हैं, हेड, और पट को क्या कहते हैं, टेल। ये बात आपको याद रखनी है, यहाँ लिख देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो भैया। ये आ गया था, ठीक। अब यहाँ पर पहले एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं तो क्या क्या स्थितियां हो सकती हैं, कुल अवसर क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में पहले भी बता चुके हैं, फिर दोबारा देखो आप। ये आ गया अपने पास में हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर साहब टेल टेल हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर हेड टेल टेल, फिर टेल टेल टेल, और साहब बराबर 8। ये आ गया साहब, देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुल अवसर है, ठीक। अब क्या बात करते हैं अपन, घटना ई, तो ई जो घटना है उसके बारे में बातचीत करो साहब। पहली वाले की बात कर रहे हैं अपन, पहले वाले की, है ना, पहले वाले की। तीसरी उछाल में चित आवे, यानी कि हेड आवे, तीसरी उछाल में, पहले में आवे क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, तीसरी उछाल में हेड आना चाहिए। तो देखें साहब, यहाँ पर एच एच एच, है ना, और एच टेल और एच, फिर साहब टेल एच एच, फिर टेल टेल एच, और तो नहीं है साहब। ये क्या है, तीसरी उछाल में
उछाल में हेड आवे यानी कि चित्त आवे, चित्त आवे, ये आ गया। अब यहां पर ये तो आया अपने पास में ई। अगर मान लो मैं घटना ई के घटित होने की प्रायिकता निकालूं तो क्या आएगी साहब? ये आएगी अपने पास 1 2 3 4 यानी कि 4/8, ये आ गया। ये तो क्या है? घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। अब मैं एफ का मान निकालता हूं। एफ क्या है साहब? एफ है अपने पास में कि पहली दोनों उछालों पर चित्त आवे, तीसरी पर आवे चाहे नहीं आवे उससे कोई लेना देना नहीं है, पहली 2 उछालों पर चित्त आना चाहिए। तो वो कब आएगा साहब? देखो आप, ये आ गया हेड हेड हेड, ऐसा भी हो सकता है। और साहब कब हो सकता है? एक ये हो सकता है हेड हेड और ये टेल। और कब हो रहा है साहब? और नहीं हो रहा कहीं। यहां पर ये है पहली दोनों उछालों पर, पहली दोनों उछालों पर, उछालों पर क्या आवे? चित्त आवे, चित्त आवे, इसकी बात करी। तो यहां पर अगर मैं घटना एफ की प्रायिकता निकालूं तो ये कितने? 2, तो ये आ गया 2/8। अब घटना ई के घटित होने की प्रायिकता आ गई, घटना एफ के घटित होने की प्रायिकता आ गई। अगर मान लीजिए मैं यहां पर एक ई और एफ दोनों घटनाओं का उभयनिष्ठ भाग निकालूं, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? देखो आप, ये देखो आप, तो क्या है? ये एच एच एच, यही है ना। और ये कितने अवसर हुआ? 1। तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/8, ये आ गया साहब। अब अपने को क्या निकालना है? घटना ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है। और अपने पास में कौन कौन सी घटनाएं आ चुकी हैं? ई घटना आ चुकी है, घटना एफ आ चुकी है और ई इंटरसेक्शन एफ भी आ चुका है। देखो अब आप, अब यहां पर आ जाओ आप। अब क्या क्या है अपने पास में? घटना ई कितनी थी बेटा? 4/8। घटना एफ के घटित होने की प्रायिकता ये थी 2/8। और साहब यहां पर ई ये थी अपने 1/8। अब अपने को क्या निकालना? E/F यानी कि घटना ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है। तो अपने को ये वाला फॉर्मूला याद है कि साहब ई इंटरसेक्शन एफ, घटना एफ घटित हो चुकी है और घटना ई के घटित होने की प्रायिकता ये बतानी है। तो यहां पर इसका मान बताओ साहब, 1/8, ठीक है। घटना एफ 2/8 है ना, और ये अपने पास में आ गया ई और एफ। यहां से देखिए आप, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है, तो ये आ गई अपने पास में 1/2। ये हो गया था, ये आ गया अपने पास में पहला प्रश्न। जो अपने को पहला प्रश्न था ना वो हल कर दिया। दूसरे के बारे में बातचीत करो। दूसरे में देखो आप क्या क्या दे रखा है, वहां पर ई और एफ बता दो साहब कि ई क्या है और एफ क्या है ना। बाकी एस का मान तो सबको पता है 8 है, कुल अवसर तो 8 ही है ना। तो यहां पर ई और एफ के बारे में बातचीत करें। न्यूनतम 2 चित्त हो, न्यूनतम 2 का मतलब कि कम से कम 2 हो, 3 हो जाए तो भी चलेगा लेकिन 2 चित्त होने चाहिए। फिर अधिकतम 1 चित्त होना चाहिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा 1 चित्त होना चाहिए। 1 से कम हो जाए तो चलेगा लेकिन 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। ये ई और एफ न्यूनतम 2 चित्त हो। तो देखें भैया, न्यूनतम 2 चित्त, 2 हेड,
है ना। इसके बारे में बातचीत करें तो 2 हेड होंगे, तो देखो आप न्यूनतम 2 हेड, यानी कि कम से कम 2 हेड, तो हेड हेड और टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, और साथ हेड हेड हेड, ये आ गया साहब। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4, न्यूनतम अगर 2 हेड की बात करें तो ये आ गया। तो यहां पर अपन लिख सकते हैं कि साहब P और घटना E के घटित होने की प्रायिकता है 4/8। अब F की बात करें तो अधिकतम एक हेड, अधिकतम क्या हो, एक हेड हो, एक हेड से ज्यादा नहीं हो, तो वो क्या होगा, देखो आप, हेड टेल टेल, फिर साहब टेल हेड टेल, और टेल टेल हेड, और टेल टेल टेल, ये देखो आप। अब यहां पर अपन बात करें कि साहब घटना F के घटित होने की प्रायिकता, देखो कितनी है, 4, तो ये भी आ गया अपने पास में 4/8। अब मैं इन दोनों का उभयनिष्ठ भाग निकालूं, यानी कि यहां पर E इंटरसेक्शन F का मान निकालूं, तो देखो आप इन दोनों में कुछ उभयनिष्ठ है क्या, नहीं है, ठीक है, फाई, ये क्या आ गया, 0। अब अपने को क्या निकालना है, E/F निकालना है ना, घटना E के घटित होने की प्रायिकता, जबकि घटना F घटित हो चुकी है। तो देखें भैया, घटना F घटित हो चुकी है, चूंकि अपने पास में सूत्र है P E इंटरसेक्शन F बराबर घटना F घटित हो चुकी है और घटना E के घटित होने की प्रायिकता, जबकि घटना F घटित हो चुकी हो। तो यहाँ पर देखिए इसका मान कितना आया बेटा, 0, और इस F का मान 4/8, और ये आ गया E/F, है ना। तो यहाँ पर दूसरे का आंसर क्या आ गया बेटा, कि घटना E के घटित होने की प्रायिकता, जबकि घटना F घटित हो चुकी हो, यह आया 0। अर्थात जिसकी प्रायिकता 0 होती है वो घटना कभी भी घटित नहीं होगी। तो यहाँ आ गया दूसरा आंसर। तीसरे की बात करें साहब, तीसरे में क्या क्या दे रखा है, तीसरा जो है, एक तो बात करी E की और एक बात करनी है अपने को F की, है ना, E की और F की। क्या है E और F में, वो भी देख लें। अधिकतम 2 पट हो, अधिकतम कितना हो, 2 पट, यानी कि 2 टेल हो, और न्यूनतम 2 टेल हो। आ जाओ साहब, अधिकतम 2 टेल, है ना, और इसका क्या है, न्यूनतम 2 टेल। अब यहां पर अधिकतम 2 टेल का मतलब 2 टेल हो, उससे ज्यादा नहीं हो, है ना, 1 हो टेल तब भी चल जाएगा, 1 भी नहीं हो तब भी चल जाएगा। तो यहां पर देखिए आप क्या आएगा साहब, अधिकतम 2 टेल हो, तो देखो टेल टेल हेड, फिर टेल 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 हेड टेल, फिर हेड टेल टेल, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, और टेल हेड हेड, और भैया टेल, एक एक आ गया ना। अब हेड हेड हेड, ये हो गया साहब, ये है अपने पास में। तो ये टोटल कितने हो गए, देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए साहब। ये है अपने पास में 7, मोशन के ऊपर चला गया साहब, कोई दिक्कत नहीं। फिर न्यूनतम 2 टेल की बात करी। अब न्यूनतम 2 टेल का मतलब है कि 2 टेल हो, उससे ज्यादा हो जाए, कम नहीं चलेंगे साहब। तो न्यूनतम 2 टेल के लिए आए साहब, तो यहां पर आया अपने पास में टेल हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर साहब टेल टेल हेड, और भैया टेल टेल टेल, ये हो गया साहब। ये कितने हो गए, देखो आप, 1 2 3 4,
कितने हो गए 4। न्यूनतम 2 टेल, मतलब 2 से कम नहीं होने चाहिए, 2 से ज़्यादा हो जाएं चल जाएंगे। तो यहाँ पर 2 टेल 2 टेल 2 टेल, इसके अलावा और कुछ तरीका नहीं है। फिर तीनों टेल हो जाएं, ये आ गया। तो ये आ गया अपने पास में 4। अगर मैं इसको ध्यान से यहाँ पर P घटना E के घटित होने की प्रायिकता लिखूंगा तो क्या लिखूंगा 7/8, और घटना F के घटित होने की प्रायिकता लिखूंगा तो कितनी लिखूंगा 4/8। ये आ गया। अब मैं इन दोनों का उभयनिष्ठ भाग लिखूं, है ना, E और F का उभयनिष्ठ भाग, तो क्या आएगा साहब, ये 2 टेल वाला, ये आया हेड और साहब टेल हेड टेल, और भैया टेल टेल हेड, है ना, ये आया। ये कितना है 3। तो यहां से अगर मैं इनके उभयनिष्ठ प्रायिकता बताऊं, यानी कि घटना E और F के घटित होने की प्रायिकता बताऊं, तो कितनी आएगी 3/8। अब अपने को निकाल लिए घटना E के घटित होने की प्रायिकता, जबकि घटना F घटित हो चुकी, तो वो कैसे निकलेगी साहब। तो यहाँ पर अपने को पता है कि साहब घटना E इंटरसेक्शन F बराबर घटना F घटित हो चुकी है, और घटना E के घटित होने की प्रायिकता बतानी है। इसका मान आया 3/8, और इसका मान कितना है F के 4/8, और ये निकालना है E/F। हाँ भैया, ये कट गया। तो यहाँ पर क्या हो गया अपने पास में घटना E के घटित होने की प्रायिकता, जबकि घटना F घटित हो चुकी है, कितनी होगी 3/4। देखो आप, कितना मजेदार प्रश्न था। और देखते हैं ये प्रश्न, देखिए आप, बड़ा मजेदार प्रश्न है कि एक पासे को 3 बार उछाला गया है। कितने बार उछाला गया है 3 बार, और कहा गया है कि घटना E के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि घटना F घटित हो चुकी हो। घटना F क्या हो, घटित हो चुकी हो। अब यहां पर देखते हैं अपन कि घटना E और घटना F क्या दे रखी है। तो घटना E दे रखी है कि तीसरी उछाल पर संख्या 4 आए। तीसरी उछाल पर, पहली 2 से मतलब नहीं है उसको, तीसरी उछाल पर संख्या 4 आना चाहिए। ठीक है साहब। F में क्या दे रखा है कि पहली 2 उछालों पर क्रम से 6 और 5 आवे। पहली 2 उछालों पर क्रम से क्या आवे 6 और 5 आवे, बाद में क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं उसको। ठीक है। तो यहां पर आते हैं साहब इसके हल पर। हल देखिए आप, एक पासे को 3 बार उछालने पर कुल अवसर कितने होंगे बेटा, कुल अवसर ये है 6 की पावर 3। आपको याद है ना, कल अब बताया था आपको कि अगर 1 बार उछालते हैं तो 6 की पावर 1, 2 बार उछालते हैं तो 6 की पावर 2, 3 बार उछालते हैं तो 6 की पावर 3, यानी कि 216। ये है अपने पास में कुल अवसर। अब बात करते हैं अपन घटना E की। ठीक है, घटना E क्या है साहब, घटना E है कि अगर आप पासे को उछाल रहे हो तो तीसरी बार में 4 प्रकट होना चाहिए। कैसे, यहां पर देखिए आप, ये ऐसे कि साहब 1 और 4, फिर 1 2 4, है ना, 1 3 4 और डैश 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 डैश, लास्ट में 1 6 और 4, ये आ गया। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर 2 1 4 और 2 2 4 और 2 3, यहां पर 2 6 4, ये ऐसे करके आगे तक चलते गए, है ना। तो यहां पर लास्ट में आएगा 6 और साहब 6 1 4 6 2 4 6 3 4
और लास्ट में 6 6 और ये 4, ये आ गया सब। ये अपने पास में घटना ई है कि तीसरी बार में अंक 4 आए, तो यहाँ पर ये 6 और ऐसे 6, तो ये कुल हो गए अपने पास में कितने, 36। ठीक है, अगर यहाँ पर घटना ई के घटित होने की प्रायिकता के बारे में बातचीत करूं तो वो है 36/216, ये आगे साहब। अब घटना एफ के बारे में बातचीत करो साहब। घटना एफ क्या कह रही है साहब? घटना एफ ये कह रही है कि पहली दो उछालों में क्रम से 6 और 5 आवे। ठीक है, मतलब पहली जो दो उछाल है उनमें 6 और 5 आना चाहिए, यानी कि 6 5 1 आ जाए, 6 5 2 आ जाए, 6 5 3 आ जाए और 6 5 4 आ जाए, 6 5 5 आ जाए और 6 5 6 आ जाए, ये आ गया साहब। तो ये कितनी बार आ सकता है? देखो आप 1 2 3 4 5 6, इसके अवसर हो गए 6। अगर मैं घटना एफ के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करूं तो ये है 6/216। कितनी है? 6/216। अच्छा, अब मैं इन दोनों का उभयनिष्ठ भाग निकालूं, यानी कि ई इंटरसेक्शन एफ निकालूं, तो वो क्या आएगा बेटा? देखो आप, एक ही आएगा ये वाला, है ना। ये आ गया अपने पास में 6, 5, 4, ये क्या है? 1। अगर मैं ये कहूं कि पी ई इंटरसेक्शन एफ, इसकी बात करूं तो ये कितना आएगा बेटा? 1/216, ये आ गया साहब। अब मेरे को क्या निकालना है? घटना ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी हो। तो यहां पर मेरे पास में बेटा घटना ई के घटित होने की प्रायिकता है 36/216। घटना एफ के घटित होने की प्रायिकता है कितनी? 6/216। और साथ दोनों के उभयनिष्ठ घटना के घटित होने की प्रायिकता ये है 1/216। अब मेरे को ये याद है ना, चूंकि ये सूत्र याद है कि घटना ई और घटना एफ के घटित होने की प्रायिकता। अब यहाँ पर घटना एफ घटित हो चुकी है, तो घटना ई के घटित होने की प्रायिकता बताओ। अब यहाँ पर आ गया 1/216, यहाँ पर आ गया 6/216 और घटना ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है, तो यहाँ पर आ गया साहब ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है। आंसर आ गया 1/6, ये हो गया साहब 1/6। कितना आसान काम था। और देखते हैं, ये देखो आप, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है कि एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छया खड़े हैं, मतलब ऐसे एट रैंडमली अचानक खड़े कर दिए गए, खड़े हो जाओ फोटो खिंचाओ, खड़े हैं। तो अपने को घटना ई के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है जबकि घटना एफ घटित हो चुकी हो। घटना ई के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है। ठीक है, तो अब वो कैसे? यहां पर देखो आप, पहले तो हल, ठीक है। माता को क्या कहते हो? मदर, है ना। माता, पिता को कहते हो फादर, एवं पुत्र को क्या कहते हो? सन। के खड़े होने के कुल अवसर, कुल तरीके या कुल अवसर एक ही बात है, कुल अवसर। हाँ भाई, क्या होंगे? देखो आप कैसे खड़े हो सकते हैं, ये एस लिख दो। यहां पर ऐसा हो सकता है कि मदर खड़ी हो जाए, फादर बीच में आ जाए, सन आ जाए,
फिर मदर इधर खड़ी रहे, सन इधर आ जाए, फादर इधर आ जाए, फिर फादर इधर हो, मदर आ जाए, सन हो जाए, और साहब फादर इधर हो, सन इधर आ जाए, मदर आ जाए, फिर सन इधर हो, फादर इधर, मदर इधर, और सन इधर हो, और मदर और फादर। ये आ गया। तो कुल कितने तरीके हो गए देखो आप, 1 2 3 4 5 6, 6 तरीके हो गए साहब, है ना। और वैसे भी 3 व्यक्तियों को अगर व्यवस्थित किया जाए तो कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 6, तो इसका मान आ गया अपने पास में 6। कुल अवसर कितने आ गए, 6। अब यहां पर घटना ई के बारे में बातचीत करो। घटना ई, घटना ई क्या है बेटा, घटना ई, घटना ई है पुत्र एक सिरे पर खड़ा हो, मतलब पुत्र जो है एक किनारे पर खड़ा हो। तो पुत्र एक किनारे पर खड़ा हो, इसके कितने तरीके हो सकते हैं, पुत्र मतलब सन। तो देखो आप, ये हो सकता है MFS, और साहब FMS, एक तो ये रहा, या फिर SFM और SMF। ये नहीं बताया इसने कि कौन से किनारे पर खड़ा हो, या तो इस किनारे पर या उस किनारे पर खड़ा होना चाहिए। कितने हो गए साहब ये अवसर, 4। तो यहाँ पर घटना ई के घटित होने की प्रायिकता की बात करूं मैं, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता तो यह है 4/6। ठीक है, सरल नहीं कर रहा इसको, 4/6। अब घटना एफ की बात करो साहब, घटना एफ, है ना, घटना एफ। घटना एफ में क्या कह रहा है, पिता मध्य में खड़े हो, यानी कि फादर कहाँ खड़े हो, बीच में। इसकी प्रायिकता बताओ। तो यहां पर देखो आप, ये है MFS, है ना, या फिर SFM, ये आ गया। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है साहब। ये आ गया अपने पास में 2। तो यहां से घटना F के घटित होने की प्रायिकता निकालूं तो वो आ गई 2/6, ये आ गया। अब दोनों का कॉमन का मान निकालूं साहब, उभयनिष्ठ EF। हाँ भैया, तो यहां पर देखो आप, ये रहा और ये रहा, पूरा कॉमन है। तो ये आ गया अपने पास में MFS और साहब SFM, ये हो गया। ये कितना है अपने पास में, 2। तो यहाँ पर P E इंटरसेक्शन F, ये भी कितना आ गया, 2/6। अब अपने को निकालना है घटना ई के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना एफ घटित हो चुकी हो। तो यहां पर अपने पास में क्या क्या प्राप्त हुआ साहब, यह हुआ अपने पास में घटना ई, ये कितनी है बेटा, 4/6, और घटना एफ ये है अपने पास में 2/6, और ई इंटरसेक्शन एफ ये है अपने पास में 2/6। यही है। यहाँ पर अपने को ये सूत्र याद है कि ई इंटरसेक्शन एफ, घटना एफ घटित हो चुकी है और घटना ई के घटित होने के बारे में बातचीत करनी है। तो यहाँ पर आ गया 2/6, और साहब यहाँ पर भी आ गया 2/6, और यह आ गया घटना ई जबकि घटना एफ घटित हो चुकी है। तो यह आ गया 1। देखो आप, ये घटना अवश्य घटित होगी। ठीक है, जिस घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 होती है वो घटना जलूल 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 घटित होती है। ये हो गई। ठीक है, और देखते हैं। ये देखिए आप, बड़ा मजेदार प्रश्न, सब मजा आएगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी। मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना समसंभव है, यानी कि समान है, मतलब लड़का और लड़की होने की जो प्रायिकता है यानी कि संभावना है वो समान है। ठीक है, यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लड़की होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो। दोनों बच्चों के लड़की होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करो, जबकि
ये दे रखा हो कि सबसे छोटा बच्चा लड़की है, नंबर 1, या न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। ठीक है, इसका हल करते हैं, बड़ा मजेदार प्रश्न है। यहां पर देखिए आप हल, ठीक है, यहां पर माना लड़के को अपन क्या कह रहे हैं, लड़का, इसको तो कह रहे हैं बी, और जो लड़की है ना, इसको कह दिया अपन ने जी। अब दो बच्चों है ना के कुल अवसर की बात करें या कुल तरीके की बात करें तो क्या हो सकता है वो देखो आप, कुल तरीके यानी के एस, है ना, इसके बारे में बातचीत करें तो क्या हो सकता है भाई, पहला लड़की हो जाए और दूसरी भी लड़की हो जाए, या पहली लड़की हो जाए दूसरा लड़का हो जाए, या पहला लड़का हो जाए और दूसरी लड़की हो जाए, और या फिर पहला लड़का हो जाए और दूसरा भी लड़का हो जाए। ये आ गया साहब, ठीक है। कुल तरीके कितने हो गए, S बराबर 4, यहां पर लिख दो आप S बराबर 4, ये हो गया साहब, कुल तरीके 4, है ना। अब बात करते हैं अपन कि क्या ज्ञात करना है, नंबर 1, है ना, नंबर 1 यहां पर क्या है कि अपने को सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करनी है, किसकी, दोनों बच्चे लड़की होने की, यानी कि घटना E जो है, घटना E जो है वो क्या है, दोनों बच्चों लड़की हो, तो वो कैसे हो सकता है साहब, पहली बच्ची भी लड़की हो और दूसरी बच्ची भी लड़की हो, दूसरी बच्ची भी क्या हो, लड़की। तो यहाँ पर घटना E के घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 1/4, ये आ गई। फिर साहब घटना F, इसकी बात देखो आप, घटना F ये कह रहा है सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, सबसे छोटा बच्चा लड़की हो। सबसे छोटा बच्चा लड़की होने का क्या मतलब, सबसे छोटा बच्चा लड़की होने का मतलब यह है कि जो बाद में पैदा हो वो लड़की हो, है ना। तो यहां पर सबसे छोटा बच्चा लड़की हो, तो ये कैसे संभव है साहब, देखो आप भाई, ऐसा हो कि पहला बच्चा लड़का हो, ये बड़ा हो गया, और छोटा बच्चा लड़की हो जाए, है ना, या फिर पहला बच्चा लड़की हो और दूसरी बच्ची भी लड़की हो, तो छोटी बच्ची तो लड़की हो गई। तो यहाँ पर अपने को अगर बात की जाए कि घटना F के घटित होने की प्रायिकता, तो ये आ गई 2/4, यही आएगा। अब मैं यहाँ से घटना E और घटना F के उभयनिष्ठता की बात करूं तो वो कौन सी आएगी, देखो आप इन दोनों में, है ना। तो ये आएगी अपने पास में ये, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों की उभयनिष्ठ घटना की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1/4, ये आ गई। अब अपने को निकालना है घटना E के घटित होने की प्रायिकता, जबकि घटना F घटित हो चुकी है। तो देखें भैया, हाँ भाई, क्या क्या आया अपने पास में, अपने पास में आया PE, ये मिला अपने को कितना, PE ये मिला अपने को 1/PE ये मिला अपने को 1/4, और साहब PF इसकी बात करी तो ये मिला अपने को 2/4, और यहाँ पर PE इंटरसेक्शन F की बात करी तो ये आया अपने पास में 1/4। अब अपने को क्या है, ये सूत्र याद है कि E इंटरसेक्शन F बराबर घटना F घटित हो चुकी है, तो घटना E के घटित होने की प्रायिकता बताओ। तो यहाँ पर आया 1/4, F का मान है 2/4,
और ये आ गया E/F। तो यहां से क्या आ जाएगा मान, E/F। घटना E के घटित होने की प्रायिकता है जबकि घटना F घटित हो चुकी है, कितनी आ जाएगी बेटा, 1/2। ये चीज आ गई साहब। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रश्न भी देख लो साहब लगे हाथ। यहां पर घटना E क्या थी, घटना E तो यही, देखो आप यहां पर घटना E तो यही है कि साहब दोनों बच्चे लड़की हो, लेकिन यहां पर है कि न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, है ना। E क्या है, दोनों बच्चे लड़की हो। तो ये क्या थी बेटा, पहली भी लड़की और दूसरी भी लड़की, यानी कि अगर PE की बात करते हैं तो यहां पर क्या आ रही थी बेटा, 1/4 ये था। F घटना क्या है साहब, घटना F न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो, यही है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की हो। तो वो क्या हो सकता है साहब, देखो आप कि पहला बच्चा लड़का हो दूसरा लड़की, या फिर पहला बच्चा लड़की हो दूसरा लड़का, या फिर दोनों ही लड़की हो। ये आ गया, तो ये कितना है, 3। तो अगर अपन PF की बात करें तो ये है 3/4। अब इनका उभयनिष्ठ भाग निकालो साहब, ये देखो आप, तो ये कितना आएगा बेटा, जरा देखें। ये है अपने पास में दोनों वही गर्ल, ये आ गया 1। तो यहाँ से PE इंटरसेक्शन F की बात करें तो ये आ गया 1/4। अब चूंकि सूत्र अपने को याद है, इसमें मान रखो, तो यहाँ लिख देते हैं भैया दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया PF और साहब घटना E के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना F घटित हो चुकी है, ये आ गया कितना, 1/4, ये आ गया 3/4, और ये हो गया E और ये F। यहाँ पर घटना E के घटित होने की प्रायिकता जबकि घटना F घटित हो चुकी है, कितनी आ जाएगी, 1/3। ये आ गया साहब इसका आंसर। ठीक है, आसान सा काम था। और देखो आप, अब ये प्रश्न देखिए साहब, बड़ा मजेदार प्रश्न है। एक प्रशिक्षक के पास में 300 तो क्या है, सत्य असत्य वाले प्रश्न है के आसान प्रश्न है, और 200 सत्य असत्य वाले कितने हैं, कठिन प्रश्न है। 500 बहुविकल्पीय आसान है और 400 बहुविकल्पीय कितने हैं, कठिन है। तो अपने को इन प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न को यादृच्छया चुनना है बना किसी भेदभाव के। तो एक आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता बताओ। तो पहले तो ये सवाल को अपन सारणी के माध्यम से व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं साहब। हल देखो आप, बड़ा मजा आएगा इसमें। यहाँ पर अपने पास में क्या क्या है उसके बारे में बातचीत करें। एक है अपने पास में कठिन प्रश्न, क्या है, कठिन प्रश्न, और एक आसान। ये दो स्थितियां हैं सर, कठिन है और आसान है। एक है अपने पास में सत्य और असत्य वाले, यानी कि ट्रू फॉल्स वाले, ठीक है। और एक है अपने पास में कौन से, बहुविकल्पीय, बहुविकल्पीय। ये आ गया बहुविकल्प, ये टेबल बनाते हैं सब। अच्छा, सत्य असत्य वालों को अपन ट्रू फॉल्स कह देते हैं, बहुविकल्पीय वालों को अपन मल्टीपल चॉइस कह देते हैं, कठिन वालों को अपन हार्ड कह देते हैं, आसान वालों को अपन इजी कह देते हैं, ठीक है, ताकि अपने को कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक, अब साहब प्रश्न से अपन यहाँ पर इस सारणी को पूरा करते हैं। प्रशिक्षक के पास में 300 सत्य असत्य वाले, यानी कि ट्रू फॉल्स वाले आसान प्रश्न है। तो आसान प्रश्न है कितने, 300, ये आ गया, ठीक है।
और 200 सत्य असत्य वाले कितने हैं, कठिन प्रश्न है, तो ये 200 आ गया साहब। ठीक, फिर उसके बाद में करें 5 बहुविकल्पीय वाले, ये आसान प्रश्न है, 500 सॉरी ये 500। फिर बात करिए अपन ने कि 400 जो है वो कैसे हैं, कठिन प्रश्न है, तो ये आ गया 400। ये अपने पास में अपन ने लक्षण से लिख लिए साहब, ये आ गया। अब यहां पर अपन कुल प्रश्न लिख लेते हैं, तो कुल सत्य असत्य वाले कितने हैं, 500, और कुल ये कितने हैं, 900, और ये कितने हो गए, कुल 1400। यहां पर बात करी तो ये है 600, और ये है अपने पास में 800, तो ये बराबर आ गया अपने पास में 1400। ठीक है, ये अपन ने सारणी बनाई प्रश्न के अनुसार। अब अपने को क्या निकालना है साहब, यदि प्रश्नों के संग्रह में से एक प्रश्न चुना जा रहा है, तो एक प्रश्न के आसान प्रश्न, मतलब आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता बतानी है। आसान प्रश्न के, तो भैया इसका मतलब ये हुआ कि पहले घटना ई घटित हो चुकी है, यानी कि आसान प्रश्न आ चुका है, आसान प्रश्न आ चुका है। ठीक है, अब उसके बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता बतानी है। तो यहां पर अपन ने क्या काम करा, पहले तो प्रश्न के ई, यहां पर लिखा अपन ने, ये घटना मान ली साहब, घटना प्रश्न के आसान होने के, आसान होने की, होने की प्रायिकता पीई, ये क्या होगी साहब, केवल आसान हो रहा है साहब, देखो आप, आसान होने की प्रायिकता। अब प्रश्न आसान कितने प्रश्न है, 800, और कुल प्रश्न कितने हैं, 1400, तो ये आ गया अपने पास में 800 बटे 1400, 800 और बटे 1400, ये आ गया। ठीक है, प्रश्न के आसान होने की प्रायिकता कितनी है, 800 बटे 1400। ठीक, ये आ गई। फिर दूसरी बात क्या है अपने पास में, प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता है ना, एफ मान लो आप, प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, घटना एफ है ना, इसकी बात करें, प्रश्न के बहुविकल्पीय विकल्पीय होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, यानी कि पी एफ, पी सॉरी बहुविकल्पीय को क्या कह रहे हैं अपन, एम, मल्टीपल चॉइस है ना, तो पी एम ये कितनी है साहब, ये भी देख लो आप, पी एम कितनी है बहुविकल्पीय होने की, तो यहाँ पर बहुविकल्पीय कितने हैं, 900, और कुल प्रश्न कितने हैं, 1400, यहाँ पर आ गया अपने पास में 900 और बटे 1400, ये आ गया। अब मैं यहाँ पर ई इंटरसेक्शन एम की बात करूँ साहब, ई इंटरसेक्शन एम की, है ना, कि भाई अपने पास में प्रश्न जो है वो आसान भी हो और बहुविकल्पी भी हो, तो आसान भी हो और बहुविकल्पी हो, तो यही तो है 500। ठीक है, आसान भी हो और बहुविकल्पी हो, तो ये क्या हो गया अपने पास में 500, तो ये है 500, और इसकी जो प्रायिकता आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 500 बटे 1400, ये आ गया। अब अपने को क्या निकालना है साहब, आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, यानी कि अपने को m बटा ई निकालना है, क्या निकालना है, m बटा ई। तो अपने को याद है कि चूंकि पी ई इंटरसेक्शन m बराबर है, आसान प्रश्न हो चुका है और उसके
बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो यहां पर आ गया अपने पास में 500 और बटे 1400। ये आ गया अपने पास में पीई 800 और बटे 1400। ये निकालना है अपने को बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता, जबकि प्रश्न आसान हो। तो यहां पर देखिए ये आ गया पी एम बटा ई बराबर 500 और बटे 800, यानी कि 5 बटे 8। यह आई सब प्रायिकता। ये अपने प्रश्नावली 13.1 के सह प्रतिबंध प्रायिकता से संबंधित सवाल थे। कल अपन इससे आगे बढ़ेंगे 13.2 की तरफ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।